नमस्कार, मैं रुपेश कुमार और आज हम उपस्थित हैं मुजफ्फरपुर बेला स्थित नयनदीप नेत्रालय में, जहां हम बातें करेंगे मोतियाबिंद के बारे में। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका डॉक्टर पल्लवी सिन्हा, जो कि मोतियाबिंद और ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट हैं, जिसे काला मोतियाबिंद भी कहा जाता है। और साथ ही उपस्थित है हमारे डॉक्टर सलभ सिन्हा, जो कि फेको रेटिना स्पेशलिस्ट है। तो स्वागत है मैम और स्वागत है सर आपका। डॉक्टर पल्लवी, आपसे पहला सवाल ये है कि मोतियाबिंद क्या है और ये क्यों होता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे ज़रा। जी, मोतियाबिंद जो एक बीमारी जिसको लोग कहते हैं, वो एक्चुअली बीमारी नहीं है। ये उम्र का एक तकाजा है। एक उम्र के बाद जैसे हमारे शरीर में चेंजेस होता है, आँखों में चेंजेस होता है, तो उसी तरह हमारी आँख का जो अपना एक नेचुरल लेंस होता है, जो प्राकृतिक लेंस होता है, जिसके थ्रू हम देख रहे हैं हमेशा से, उसका जो कलर होता है, वो पारदर्शिता उसमें जो होती है, ट्रांसपेरेंसी, वो धीरे धीरे जाने लगती है और वो कलर चेंज करने लगता है। तो कभी ये दूधिया कलर का हो जाएगा, कभी ये ब्राउन कलर का हो जाता है, कभी वो डार्क ब्लैक कलर का हो जाता है। तो जो चेंजेस कलर में आते हैं और उसमें ओपेसिटी बढ़ती जाती है, यानी कि जो लाइट पहले क्रॉस कर जाती थी उस लेंस को, वो अब नहीं कर पा रही है, अवरुद्ध हो रही है। तो उस वजह से पेशेंट को देखने में परेशानी होती है, उन्हें धुंधला नज़र आता है, उन्हें क्लाउडी नज़र आता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं कि अब इनको मोतियाबिंद हो रहा है या हो गया है। डॉक्टर सलभ, पहला सवाल आपसे ये है, लोगों का मानना है कि आई ड्रॉप से मोतियाबिंद का इलाज संभव है, अगर नहीं तो क्यों, जो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। आई ड्रॉप से मोतियाबिंद का इलाज नहीं किया जा सकता है। इसका मुख्य कारण ये है कि मोतियाबिंद सामान्य रूप से उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, बुढ़ापा जैसे जैसे आता है, मोतियाबिंद भी बुढ़ापे का लक्षण है। ऐसी कोई दवा नहीं है जो आदमी को फिर से जवान कर सके। ऐसा कोई आई ड्रॉप नहीं है जो मोतियाबिंद को गला सके। कुछ लोग कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, कुछ लोग सिनेरिया करके एक ड्रॉप है वो डालते हैं और सालों तक डालते रहते हैं, लेकिन अंत में उनको भी ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तब उन्हें छला लगता है कि हम इतने दिन तक इतनी महंगी दवाई डालते रह गए और ऑपरेशन तो कराना ही पड़ गया अंततः, तो हमने इतना पैसा क्यों बर्बाद किया। तो इसलिए किसी भी भ्रम में न रहें, मोतियाबिंद बुढ़ापे का लक्षण है। ऐसी कोई दवा नहीं है जो आपको फिर से जवान कर सकती है। ऐसी कोई दवा नहीं है जो मोतियाबिंद को गला सकती है। सबको बूढ़ा होना है, सबको मोतियाबिंद होना है। अपितु ये फ़र्क ये होता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, किसी को समय से पहले हो जाता है, किसी को समय से बहुत बूढ़े लोगों को भी मोतियाबिंद, जैसे कहते हैं पक जाना, वो नहीं भी पकता है। तो इस गलत धारणा में बिल्कुल ना रहें कि कोई ड्रॉप डाल लेंगे तो हमारी आँख में मोतियाबिंद कभी नहीं होगा। डॉक्टर पल्लवी, आपसे दूसरा सवाल ये है कि लोगों का मानना है कि ध्यान से देखने में मोतियाबिंद बढ़ जाता है और यह ठीक होने के बाद वापस आ जाता है, ऐसा क्यों? नहीं, ये बिल्कुल गलत है धारणा। ध्यान से देखने से मोतियाबिंद में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये उम्र का तकाजा है और एक उम्र के बाद जो नॉर्मल इंसान होता है उसमें जो चेंजेस आती हैं, डिजेनरेटिव प्रोसेस बॉडी में जो आता है, मोतियाबिंद होना भी उसी का एक पार्ट है। जिन पेशेंट्स में जैसे जो डायबिटिक हैं या जो बहुत ज़्यादा लिवर डिजीज़ से पीड़ित हैं, उनको अगर डायरिया होता है, उनका मेटाबॉलिज्म अगर बॉडी का सही नहीं चल रहा है, तो उस पेशेंट्स को समय के पहले या उम्र के पहले भी मोतियाबिंद हो सकता है। फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत दिनों से स्टेरॉयड नाम की जो दवा दी जाती है, जैसे उनको अगर आस्थमा हो, उनको अगर आर्थराइटिस हो या स्किन प्रॉब्लम्स हो, तो उन पेशेंट्स में भी लॉन्ग यूज़ ऑफ स्टेरॉयड से अर्ली मोतियाबिंद आ जाता है। फिर वो एज रिलेटेड नहीं होता, वो आपको 30 की उम्र में, 40 की उम्र में, 50 की उम्र में भी आ जा सकता है। तो देखने से मोतियाबिंद कभी नहीं होता। आप आराम से जितने टाइम काम कर सकते हैं कंफर्टेबली बिल्कुल काम कीजिए। और आपने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था कि वापस आ जाता है? नहीं, बिल्कुल गलत है। देयर इज़ अ टर्म आफ्टर कैटरैक्ट। मे बी किसी को ये टर्म कहीं मिल गया हो गूगल पे और वही समझ गया हो कि कैटरैक्ट के बाद फिर से कैटरैक्ट बन जाता है। तो आफ्टर कैटरैक्ट जो हम लोग कहते हैं, ये सब मेडिकल टर्म, ये बेसिकली क्या होता है कि जब मोतियाबिंद निकाल के हम लोग लेंस लगा देते हैं ऑपरेशन के बाद, तो उस जिस सपोर्ट पर ये लेंस रहता है
वो झिल्ली मोटी हो जाती है या वो झिल्ली धीरे धीरे ओपेक हो जाती है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि वापस से थोड़ा सा सफाई करना पड़ेगा, जिससे कि आप जितना ऑपरेशन के बाद देखते थे 2 साल 3 साल के बाद जब वापस फिर रोशनी कम होने लगती है तो केवल उस झिल्ली की मोटी होने से होती है, जिसको हम लोग PCO भी बोलते हैं या आफ्टर कैटरेक्ट भी बोलते हैं। बट मोतियाबिंद दोबारा कभी नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल आपसे ये है, मोतियाबिंद के उपचार की विधि क्या है और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे। मोतियाबिंद की जो विधि ऑपरेशन की सबसे पहले जो शुरू हुई थी वो ये कि आँख में एक बड़ा सा चीरा दिया जाता था और मोतियाबिंद का पकने का इंतज़ार करते हुए जब मोतियाबिंद पक जाता था तो पूरे के पूरे मोतियाबिंद को एक बड़े से चीरे से बाहर निकाल दिया जाता था। दूसरा जो इसमें एडिशन हुआ कि 1980 के दशक में लेंस का निजात हुआ और फिर आँख में लेंस भी लगना शुरू हो गया। उस ज़माने में जब हम लेंस नहीं लगाते थे तो मोटा चश्मा लगाना पड़ता था। लेंस जब आ गया तो मोटा चश्मा हटा करके आपने लेंस लगा दिया आँख के अंदर में, ताकि पेशेंट को मोटे चश्मे की ज़रूरत ना पड़े। मेरे पिताजी ने बिहार में वो पायनियर थे इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन के, और उसके बाद जो ऑपरेशन आया वो फेको इमल्सिफिकेशन आया। मतलब कि जो चीरा हम लगाते थे और टाँके लगाते थे उनकी उस चीरे को छोटा कर दिया गया और टाँका बिल्कुल हट गया, तो वो टाँका रहित ऑपरेशन हो गया और मशीन आ गई। तो 1997 में मेरे ही पिताजी ने पूरे बिहार में, उस समय संयुक्त बिहार था, बिहार झारखंड अलग अलग नहीं था, तो पूरे बिहार में 1997 में उन्होंने ही फेको इमल्सिफिकेशन ऑपरेशन की शुरुआत की थी और उस छोटे से छिद्र में से फिर फोल्डेबल लेंस की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। और एक और विधि उसके बाद आई कि चीरा तो बड़ा ही लगता है, लेकिन मोतियाबिंद को बिना तोड़े हुए, चूँकि उसमें मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है तो उसको स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी कहते हैं। तो ये ऑपरेशन आपके नेपाल साइड में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें यही ऑपरेशन किया जाता है, जहाँ मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। चूँकि भीड़ ज़्यादा है, जल्दी जल्दी ऑपरेशन करना है, इसलिए इस तरह का ऑपरेशन किया जाता है कि लगे कि फेको है लेकिन एक्चुअली वो फेको होता नहीं है। इसमें मुख्य बातें मैंने तो आपको बता दी कि अलग अलग ऑपरेशंस की क्या मुख्य बातें हैं। जहाँ तक खर्च का सवाल है तो जैसे अगर मरीज़ मुझसे पूछता है कि डॉक्टर साहब कौन सा लेंस लगवाएं, आप क्या रेकमेंड करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई सबसे पहले आप ये देखिए कि आप कितना खर्च कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी के जेब में कितना पैसा है तो मैं झाँक के देख नहीं सकता हूँ। वो खुद जानता है कि मैं कितना पैसा खर्च कर सकता हूँ। ये बात ज़रूर है कि लेंस तो लेंस ही है, लेकिन लेंस की क्वालिटी अलग अलग होती है। जैसे बाज़ार में अगर आप जाएंगे तो आपको फुटपाथ पे भी 200 रुपये की शर्ट मिलेगी, एक दुकान में 1000-2000 की मिलेगी, बड़े शोरूम में जाइएगा तो 5000-10,000 की शर्ट मिलेगी। फ़र्क क्या है? फ़र्क क्वालिटी का है। आप जब उसको पहनते हैं तो जो उसको फील, जो कंफर्ट आता है, और वो कितने दिन चलता है, वो लेंस कितने दिन तक चलेगा, वो उसके क्वालिटी पर निर्भर करता है। और लेंस बार बार लगाने की तो चीज़ है नहीं, जीवन में एक ही बार आपको लेंस लगेगा। इसलिए बहुत ही सोच समझ के आदमी को, जैसे आप शादी करते हैं अपने बच्चों की, लड़का या लड़की की, तो आप बहुत सोच समझ के उनके लिए वर चुनते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कि उपयुक्त वर चुना जाए, क्योंकि उसको उसके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है। तो आपकी आँखों के साथ भी उस लेंस को पूरी ज़िंदगी बितानी है, तो आप एक बार में अच्छा लेंस इस्तेमाल करें। और अगर वो महंगा भी पड़ता है तो वो आपके लिए है, वो किसी दूसरे के लिए नहीं है, वो आपके लिए है। और आप अच्छा लेंस लगाएंगे तो आपका विज़न ज़िंदगी भर अच्छा रहेगा। डॉक्टर पल्लवी, तीसरा सवाल आपसे ये है, जैसा कि सर ने बताया ऑपरेशन खासकर फेको सर्जरी, और आप खुद फेको सर्जरी में प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, तो ये क्या होता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी, हम दोनों ही फेको सर्जन्स हैं
एक्चुअली फेको जो है ये एक शॉर्ट टर्म है फेको इमल्सिफिकेशन का। द फुल नेम इज़ फेको इमल्सिफिकेशन। फेको का मतलब होता है लेंस से रिलेटेड। फेको इज़ अ नेम जो साइंस में लेंस से रिलेटेड होता है। और इमल्सिफिकेशन आप जानते होंगे, अगर साइंस स्टूडेंट होंगे तो इमल्सिफाई करना यानी उसको जब महीन महीन टुकड़ों में तोड़ देना, जो कि हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स के साथ करते हैं। और जो मशीन है जिसको हम लोग फेको मशीन कहते हैं या फेको इमल्सिफिकेशन हो रहा है कहते हैं, या बहुत लोग उसको कहते हैं कि लेजर से सर्जरी हो रही है। जो लोग टर्म सही से नहीं जानते हैं तो जनरल लोगों में ये लेज़र सर्जरी के नाम से ही ज़्यादा पॉपुलर है। दैट्स अ फेको इमल्सिफिकेशन यानी फेको। उसमें जो मशीन होती है उसमें अल्ट्रासोनिक वेव के द्वारा हम लोग मोतियाबिंद को बहुत महीन महीन तोड़ते हैं और उसके बाद उसको निकाल के साफ़ कर देते हैं और फिर फोल्डेबल लेंस लगाते हैं, जो हम फेको टिप यूज़ करते हैं वो आजकल हम लोग 2.2 मिलीमीटर का यूज़ करते हैं। ये 2.2 या 2.6 डिपेंडिंग अपॉन सर्जन चॉइस। तो इसमें क्या होता है कि कहीं भी हमें चीरा नहीं लगाना पड़ता, कोई कट नहीं करना पड़ता, कोई टाँका नहीं लगाना पड़ता। केवल एक छोटे से होल के द्वारा, जैसे समझ लीजिए कि जैसे आपका ये एक पेन है, इस पेन का जो निब है ऑलमोस्ट इतने ही डायमीटर का, इतने ही गॉज का वो एंट्री वुंड होता है और उसमें से दोनों तरफ से अंदर जाके हम लोग एक तरफ से उसको कट करते हैं, एक तरफ से हम लोग उसको क्लीन करते हैं और फिर उसी वुंड के द्वारा जो छोटा सा एक बनाया होता है हमने एंट्री, उसके द्वारा फोल्डेबल लेंस होता है, यानी कि वो लेंस फोल्डेड होता है, वो अंदर जाके खुलता है और अंदर में एडजस्ट कर जाता है। तो लेंस डालने के लिए भी हमें अलग से कोई कट नहीं यूज़ करना पड़ता। तो बेसिकली दिस इज़ नॉन कट, मतलब कोई बिना टाँका बिना चीरा जिसको सर्जरी कहते हैं, रियल मीन्स में फेको इमल्सिफिकेशन वो उसी को कहते हैं। डॉक्टर पल्लवी, चौथा सवाल आपसे ये है कि मैनुअल फेको और फेको में क्या अंतर है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर इसकी सलाह देते हैं जी। तो इसके बारे में आप बताइए कि दोनों में से बेटर कौन है। सबसे पहली बात कि मैनुअल फेको करके कोई टर्म नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया फेको इमल्सिफिकेशन का शॉर्ट फॉर्म फेको है और फेको इमल्सिफिकेशन का मतलब ही है कि मशीन द्वारा अल्ट्रासोनिक वेव द्वारा सर्जरी हो रही है। तो अब यहाँ मैनुअल जब अगर आ गया तो आप अगर हाथ से कर रहे हैं और कट करके कर रहे हैं तो फिर उसमें फेको इमल्सिफिकेशन ऐड नहीं करना है। एक फॉल्स टर्म है जिसको कॉइन किया गया है लोगों में प्रचलित करने के लिए कि अगर हमारे पास मशीन नहीं भी है तो भी हम फेको कर सकते हैं। तो उसको इस तरह से करना गलत होगा, जो भी ये कहते हैं गलत है। एक्चुअली हमारे शहर में ही बहुत लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो फेको सर्जरी नहीं करते हैं लेकिन कहते हैं कि हम मैनुअल फेको करते हैं। बेसिकली वो SICS सर्जरी करते हैं, जिसको S से होता है स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। इंसिजन आने का मतलब ही है, इंसिजन का मतलब होता है टाँका, मतलब कट हमारे मेडिकल टर्म में। तो जब हम इंसिजन लगाते हैं यानी जब हम कट लगाते हैं तो वो फेको इमल्सिफिकेशन हुआ नहीं, क्योंकि हमने चीरा लगाया। तो उसमें हम लोग जो है वो कट करके छोटा सा और ऐसा कट बनाते हैं जो कि सेल्फ सीलिंग होता है, यानी कि वो अपने आप धीरे धीरे सील कर जाता है, उसमें टाँके की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भी एक बहुत अच्छा चॉइस है सर्जरी का। इनफैक्ट आज के ज़माना में 90% लोग SICS ही कर रहे हैं। जब पुराना ज़माना था जिसमें कि बड़े बड़े चीरा दिया जाता था, मोतियाबिंद को निकालने के बाद 4-5 टाँके लगाए जाते थे, वो अब बहुत बेसिक मैं समझती हूँ, बहुत ही जो स्टार्ट सर्जरी करते हैं या गाँव में जिन लोग को अभी भी पुराने तरह से प्रशिक्षण मिला हुआ है, अब वही कस्टमाइज टाइप जो उनका पुराना कस्टम है उससे सर्जरी करते हैं। तो SICS इज़ ऑल्सो अ गुड सर्जरी, लेकिन फेको इमल्सिफिकेशन का रिज़ल्ट और SICS का रिज़ल्ट में डिफरेंस होता है। फेको इमल्सिफिकेशन में आप काफ़ी अच्छी रिफ्रैक्टिव सर्जरी भी करते हैं और उसमें आप टोरिक लेंसेज डालते हैं, फोल्डेबल मल्टीफोकल लेंसेज डालते हैं, जिससे क्या होता है कि बाद में पेशेंट बिल्कुल फ्री ऑफ ग्लासेस हो जाता है, उसको चश्मा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप स्मॉल इंसिजन करते हैं तो आपके पास वो सब चॉइसेस नहीं रह जाती, क्योंकि जब आप कट क्रिएट कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा पावर छोड़ रहे हैं, जो बाद में पेशेंट को फिर हीलिंग के बाद वो पावर आ जाता है। तो ये डिफरेंस है कि ज़रूर ये है कि ये अच्छी सर्जरी है, ये एक ऑल्टरनेटिव अच्छा है जो फेको इमल्सिफिकेशन नहीं करवा पा रहे हैं मरीज, या उनको ऐसा लगता है कि हाई प्राइस्ड है क्योंकि मशीन महंगी होती है, या फिर किन्हीं के पेशेंट्स में इस तरह का कैटरेक्ट होता है, या उनकी आंखों की बनावट या उनकी कॉर्निया का कंडीशन ऐसा होता है कि जिसमें फेको इमल्सिफाई करना जस्टिफाइड नहीं होता, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, एंड रिज़ल्ट अच्छा नहीं हो सकता है। इन दैट केस हम लोग उसको SICS करते हैं। ये मैनुअल फेको टर्म सही नहीं है।
एज अ डॉक्टर मैं तो नहीं मानूंगी कि ये कोई टर्म है, लेकिन डिफरेंस यही है मैनुअल फेको और फेको जो आपने पूछा। और ऑफ कोर्स बेटर फेको इमल्सिफिकेशन है जिसमें मिनिमल हम लोग जो भी अंदर में जाते हैं उसको पेनिट्रेट करते हैं। बहुत ही छोटे डायमीटर का जो एंट्री होता है और 1-2 दिन में पेशेंट बिल्कुल फिट हो जाता है, अपने काम को करता है, बहुत ज़्यादा परहेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज के ज़माने के लिए तो मैं कहूँगी कि फेको इमल्सिफिकेशन ही कराना चाहिए। और ये धारणा भी दिमाग से निकाल देना चाहिए कि ये बहुत महंगी सर्जरी है, क्योंकि अगर आप थोड़े सस्ते लेंस को चूज़ करते हैं, आप इंडियन लेंस लगाते हैं, तो आपको ये सर्जरी भी अच्छी रीज़नेबल कॉस्ट में हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपसे अगला सवाल ये है, मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ऑपरेशन के बाद सबसे ज़रूरी है साफ़ सफाई। आपको अपनी आँखों को किसी भी चीज़ से पोंछना नहीं है। रुमाल हो, दुपट्टा हो, गमछा हो, इन सब चीज़ों से बिल्कुल आँख को हाथ नहीं लगाना है। आँख में पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और जो आपको दवा दी गई है उसको नियमित रूप से आपको डालना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी है, साफ़ सफाई और नियमित रूप से दवा का इस्तेमाल करना, चाहे खाने की दवा हो चाहे डालने की दवा हो। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप समय पर दवा डालें और आँख के प्रति थोड़ा गंभीरता से साफ़ सफाई को मेंटेन करें, ताकि ऑपरेशन के बाद जो सबसे ज़्यादा खतरे की चीज़ होती है वो होती है इन्फेक्शन। यदि इन्फेक्शन या आँख में हो जाता है तो आँख के जाने की भी संभावना होती है, आपकी रोशनी सदा के लिए जा सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेशन के हफ़्ता 2 हफ़्ता तक आप साफ़ सफाई और नियमित रूप से दवा का इस्तेमाल ज़रूर करें। सर, इसमें खान पान पे भी कोई ध्यान देना ज़रूरी है? अब जो ऑपरेशन होते हैं उसमें चूँकि चीरा छोटा पड़ता है, रिकवरी फास्टर होती है, तो पहले के बनिस्बत अब खाने पीने में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप जो भी खाना खाएं मुलायम खाना खाएं। आप बहुत कड़ी चीज़ को नहीं खाएं, ज़्यादा चबाने की ज़रूरत पड़ती हो वैसी चीज़ ना खाएं। और जैसे बहुत लोग पूछते हैं भूंजा खा सकते हैं कि नहीं तो भूंजा वगैरह बिल्कुल नहीं खाना है। आप सादा खाना खाइए, मुलायम होना चाहिए, गरम गरम खाना खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद गाड़ी चला सकते हैं या संभव है ये? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जॉब में रहते हुए उनको मोतियाबिंद हो जाता है, तो बहुत लंबी छुट्टी उनको नहीं मिल पाती है, या वो लेना नहीं चाहते हैं, या उनका वर्क ऐसा है कि जहां वो उतना दिन घर में नहीं बैठ सकते हैं। तो जो फेको ऑपरेशन होता है उन पेशेंट्स को हम कहते हैं कि आप 2 से 3 दिन घर में रहिए, उसके बाद आप अपना सारा काम कर सकते हैं। आप ऑफिस भी जा सकते हैं, आप अपने ऑफिस में बैठ भी सकते हैं, आप पेपर वर्क भी कर सकते हैं। कुछ हद तक अगर आपको परेशानी नहीं हो रही है तो आप कंप्यूटर पे भी काम कर सकते हैं। ऑफिस स्किप करने की ज़रूरत नहीं होती है। और लेकिन इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि ये ना सोचे कि हम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक साइकिल पर चले जा रहे हैं या रिक्शा में बैठ के चले जा रहे हैं। ये सब इन सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर आप मान लीजिए रिक्शे पे जा रहे हैं तो किसी और के हाथ से चोट लग जाने से समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए अगर आपके पास खुद की गाड़ी है, व्हीकल है, तो आप जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे अगला सवाल ये है, गरीब वर्ग के लोगों का उपचार, चाहे वो मोतियाबिंद हो या अन्य नेत्र से कोई भी संबंधित बीमारियां हो, नैनदीप नेत्रालय बेला में उसका उपचार कैसे किया जा रहा है? जो गरीब वर्ग के लोग हैं, चूँकि मेरे पिताजी यहाँ 1975 से मुजफ्फरपुर में हैं, तो पहले के ज़माने में शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, आई कैंप्स लगाए जाते थे। गांव-गांव में जाके आई कैंप्स लगते थे। किसी स्कूल में उनका ऑपरेशन तक होता था। 100, 200, 300 ऑपरेशंस होते थे और हर साल हज़ारों की संख्या में मेरे पिताजी हर रविवार पूरे जाड़े के सीज़न में कहीं ना कहीं दूर दराज एरिया में जा करके ऑपरेशन करते थे। इसी वजह से कि गरीब आदमी को भी रोशनी की ज़रूरत है और वो उतने पैसे नहीं खर्च कर सकता है।
लेकिन एक समय बाद भारत सरकार ने ही इस पर रोक लगा दी, क्योंकि बहुत सारे कैंप्स कुछ लोग करते थे, उनमें आंखों की रोशनी चली जाती थी। लेकिन जब वो कैंप्स बंद हो गए तो हुआ कि भाई आपको अपने अस्पताल में ही करना है। तो लायंस क्लब मुजफ्फरपुर की ओर से काफ़ी सालों तक आई कैंप लगा करके मोतियाबिंद का फ्री कैटरेक्ट ऑपरेशन किया जाता था लेंस के साथ। उसके बाद जब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आई, या पहले तो वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना थी, वो जब भारत सरकार ने सबको देनी शुरू की वो सुविधा, तो उसमें जो कार्ड बनता था और जो कार्ड होल्डर होते थे उनकी फैमिली को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे मोतियाबिंद ऑपरेशन हो, चाहे वो आँख के पर्दे की बीमारी का ऑपरेशन हो, चाहे वो आंसू की थैली की बीमारी का ऑपरेशन हो, अलग अलग तरह के ऑपरेशंस का भारत सरकार बीपीएल कार्ड होल्डर्स को वो सुविधा देती थी। और अब वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जानी जाती है। और अभी भी हम लोग गरीब लोगों के लिए ये फैसिलिटी रखे हुए हैं नैनदीप में, ताकि उनको बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ ना उठाना पड़े और बहुत ही सरलता के साथ उनका ऑपरेशन या उपचार हो सके। धन्यवाद डॉक्टर सलभ आपका। थैंक यू। तो ये थे हमारे नयनदीप नेत्रालय बेला मुजफ्फरपुर स्थित से डॉक्टर पल्लवी और डॉक्टर सल्लभ, जिन्होंने मोतियाबिंद के विषय में हमें संपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए दी।